External Affair Insights। कुछ वर्षों पहले हमने ये देखा कि अफ्रीका का एक देश भारत जैसे देश को अपने एक इम्पोर्टेंट माइनिंग साइट को रेंट पर देने की बातें कर रहा था। लेकिन आखिर ये अफ्रीका के देश भारत को अपने इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों सौंपना चाहता है और अपने इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज को भारत को क्यों ऑफर करना चाहता है? क्योंकि आज के समय हम यदि देखें तो कोई भी देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किसी भी दूसरे देश के हाथ में नहीं देना चाहता है, क्योंकि दूसरे देश इसे अपने हिसाब से उपयोग करते हैं और उसका एक्सप्लॉयटेशन करने का ही काम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज भारत को सामने से ऑफर मिल रहे हैं। आखिर भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है और आखिर अफ्रीका में ये देश ऐसा कर भी क्यों रहे हैं? उन्हें भारत पर भरा इतना विश्वास क्यों हो रहा है और उनके ऐसा करने का कारण क्या है? लेकिन आखिर किस प्रकार से भारत और अफ्रीका के संबंध इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और भारत और अफ्रीका के संबंधों को मजबूत होने के क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जिस पर दुनिया में होने वाले अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को इन्हांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। नॉर्थ अफ्रीका का एक देश मोरक्को। अफ्रीका के इस देश मोरक्को में मोरक्को के लोग भारत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। साथ ही साथ आज मोरक्को जैसे देशों में भारत के संगीत, बॉलीवुड की फिल्में और यहाँ तक कि टीवी शोज़ भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उन्हें भारत की फिल्में देखना काफ़ी पसंद है और मोरक्को के लोग भारत और मोरक्को के बीच कई प्रकार के कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं। यहाँ तक कि आज के समय भारत में मोरक्को की एक मॉडल, बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस भी है। लेकिन अफ्रीका में मोरक्को ही इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ पर भारतीय फिल्में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बल्कि मोरक्को के अलावा केन्या, तंजानिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका और कई अलग देश है जहाँ पर आज के समय भारतीय संगीत, बॉलीवुड के फिल्में और अब धीरे धीरे भारत के दक्षिण से आने वाली फिल्मों का भी रुझान बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अफ्रीका में हो रही इस प्रकार की घटनाएं कहीं न कहीं भारत के बढ़ते हुए सॉफ्ट पावर को ही बता रही हैं। लेकिन अगर हम फिल्मों से हट करके ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ भी जाएं तो आज हम पाते हैं कि अफ्रीका में भारतीय ऑटोमोबाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, स्पेशली 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स। आज यदि हम इथियोपिया जैसे देशों की सड़कों पर नज़र डालें तो इथियोपिया की सड़कें भारत में बनी हुई मेड इन इंडिया 3 व्हीलर्स से भरी पड़ी हैं। आज के समय इन देशों में टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर ब्रांड्स बन चुकी हैं। ये कंपनियां आज के समय इन देशों में काफ़ी अफोर्डेबल और कंफर्टेबल पैसेंजर्स व्हीकल प्रोवाइड करने में सक्षम है, जिसकी वजह से ये कंपनियां न केवल अफ्रीका में एक अफोर्डेबल पैसेंजर व्हीकल प्रोवाइड कर रही हैं, बल्कि वहाँ के लोगों के लाइवलीहुड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और न केवल इथियोपिया बल्कि तंजानिया और केन्या जैसे देशों में भी इंडियन ऑटोमोबाइल्स की पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते कुछ वर्षों में अफ्रीका में भारत की योगा भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है और वहाँ के लोगों में योगा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि ईसा फाउंडेशन जैसी कई नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ भी आज के समय वहाँ पर योगा, मेडिटेशन को पॉपुलर करने में काफ़ी योगदान दे रही हैं। आज के समय योगा एक ऐसा प्रैक्टिस बन चुका है जो कि अफ्रीका की सोसाइटी में पीस को प्रमोट कर रही है और लोगों के बीच सद्भावना और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर भी काम कर रही है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। आज के समय भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी अफ्रीका से भारत पढ़ने आए छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। आज भारत में कई ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है जहां पर भारत की सरकार अफ्रीकी बच्चों को स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ने का मौका भी प्रदान कर रही है। हालांकि ये संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन भारत की सरकार फ्यूचर में अपने स्कॉलरशिप को बढ़ाते हुए अफ्रीकी स्टूडेंट्स की संख्या को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि एक बहुत बड़ी समस्या जो कि भारत में देखने को मिलती है वो है लोगों की अज्ञानता। आज के समय हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में ही लोग अफ्रीका से आए हुए इन स्टूडेंट्स के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर लेते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है और हमें ऐसा करने से बचना चाहिए।
क्योंकि जब भारतीय लोग ही यूरोप या अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके साथ भी इसी किस्म का व्यवहार किया जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग होता है। ऐसे में हमें इसे समझना चाहिए और अफ्रीका से आने वाले बच्चों के साथ भी इस प्रकार के दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं कि लोग इस बात को समझेंगे और ऐसा करने से बचेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें तो आज के समय भारत में रहने वाले ज़्यादातर अफ्रीकी बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और उनका यही मानना है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद से वे अपने देश में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहेंगे। भारत सरकार आगे भी इस प्रकार के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना चाहेगी और इसे बढ़ाना चाहेगी। भारत और अफ्रीका के संबंधों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की भी स्थापना की गई थी। साल 2015 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी इंडिया अफ्रीका फोरम का 3rd समिट को आयोजित किया गया था। इससे पहले 2 और समिट को अलग अलग समय में आयोजित किया जा चुका था। साल 2015 में नई दिल्ली में हुए इस समिट ने भारत और अफ्रीका के संबंधों को बढ़ाने में काफ़ी अहम योगदान भी दिया। हालांकि बुरी बात यह है कि साल 2015 के बाद से अभी तक इस समिट का अगला संस्करण नहीं हो पाया है, जो कि कहीं ना कहीं भारत अफ्रीका संबंधों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। हम चाहेंगे कि आगे भी इंडिया अफ्रीका फोरम के समिट्स को रेगुलर तौर पर आयोजित किया जाए। हालांकि भारत ने अफ्रीका की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कई अलग अलग वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीका के लिए प्रमुखता से आवाज़ भी उठाया है। चाहे भारत में हुए G20 समिट के दौरान अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबरशिप प्रोवाइड करना हो या फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट करके अफ्रीकन कंट्रीज़ को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य हो। भारत ने ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे संगठन भी बनाए, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का कार्य किया। अगर हम भारत द्वारा किए गए फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो अभी तक भारत ने अफ्रीका को $14 बिलियन से ज़्यादा का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें से $2 बिलियन का पेमेंट तो अफ्रीका ने ऑलरेडी भारत को कर भी दिया है। हालांकि अभी भी $12 बिलियन ऐसे हैं जो कि भारत को अफ्रीका से मिलना है और भारत आगे भी अफ्रीका के लिए अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस को बढ़ाना ही चाहेगा। हालांकि चीन की तुलना में भारत के द्वारा दिए गए आर्थिक सहायता काफ़ी कम है, लेकिन भारत कभी भी चीन की तरह एग्रेसिव डेट टैप डिप्लोमेसी के तहत कार्य नहीं करता है। जहां चाइना बड़े ही एग्रेसिव तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करता है और कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है जो कि फाइनेंशियली वायबल तक नहीं होते, जिसके चलते बाद में चल करके ये अफ्रीकन कंट्रीज़ चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और उन्हें न चाहते हुए अपने इम्पोर्टेंट एसेट्स को चाइना को सौंपना पड़ जाता है। वहीं इसके विपरीत भारत द्वारा दिए जा रहे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस काफ़ी अलग होते हैं। भारत अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो भी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है यह चाइना द्वारा दिए गए लोन से काफ़ी अलग होता है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है और यहाँ तक कि इन फाइनेंशियल असिस्टेंस को रिटर्न करने के प्रोविजंस भी काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। और शायद इसीलिए आज के समय अफ्रीका के इन देशों का भारत जैसे देश के ऊपर विश्वास लगातार बढ़ते जा रहा है और शायद इसीलिए अब हम ये देख पा रहे हैं कि अफ्रीका के ये देश अपने इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज को भी भारत को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों को इस बात का विश्वास है कि भारत जैसे देश इनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, बल्कि इसे सही प्रकार से यूज़ करते हुए के रिसोर्सेज पर उन्हीं का सही हिस्सा प्रोवाइड करने में भारत हेल्पफुल होगा। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। हम आशा करते हैं कि आगे भी भारत अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस और दूसरे प्रकार के डिप्लोमेटिक असिस्टेंस अफ्रीका को प्रोवाइड करता रहेगा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या वाकई में आज के समय भारत की सॉफ्ट पावर अफ्रीका में बढ़ रही है या फिर मात्र यह सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स पर ही दिखाई देती है? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। हम जानना चाहेंगे कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में भारत द्वारा किए जा रहे अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से अलग है, इसको कंपैरिजन करते हुए एक्सप्लेन करें। आशा करते हैं कि आप इसे सही प्रकार से लिख पाएंगे। यदि आपके कोई प्रश्न या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि पॉसिबल हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।